हाँ भाई, राम राम। अब थोड़ा सा आवाज़, अगर ये बीच वाली आवाज़ बंद करोगे ना तो आवाज़ आ भी जाएगी। थोड़ा बढ़ा दो आवाज़। अब बड़ा ध्यान से सुन लो एक बार। अरे रुको, थोड़ा और ध्यान दो, और ध्यान दो। हाँ, और थोड़ा सा व्यवस्थित हो। ये पीछे वाली लास्ट लाइन, बेटा व्यवस्थित बैठ जाओ। आप पहली कक्षा में कैसे रहे हैं, किस तरीके से आपने समय निकाला है, पहले बात ध्यान से सुन लो। 5 मिनट है ना। आप पहले कैसे रहे हैं, कैसे आपने पढ़ा है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। 2-4 बातें पहले। अरे ओए पीछे, दिमाग से पैदल है क्या हो रहा है? B7 बैच है एक, तो इसमें उनको बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है, समझदार हूं। अब बात ध्यान दे B5 वाले। देखो बेटा, 1-2 दिन तुम्हें लगेगा एडजस्ट होने में, मेरी फ्रीक्वेंसी पे आने में टाइम, और मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी में आने में 1 सेकंड नहीं लगता है। किसी का सम्मान खराब हो जाएगा, फालतू में वो जो गेट है उधर वाला रास्ता दिखा दूंगा। क्लास में अगर हल्की सी भी न्यूसेंस की, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना बेटा। आप लोगों के लिए बात वही है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? अपनी ये अंगुलियां बराबर है। अब अगर मेरी नज़र पड़ी और आपने एक तो हुआ करने की कोशिश की, दूसरी बात है इधर उधर कोई ऐसी भी हरकत भी कर दी, और मेरा परसेप्शन पॉइंट बहुत अल्टीमेट है, बता दूं पहले, B7 वालों को सबको पता है, और तुरंत मैं वहाँ पहुँचूँगा। और मेरे पास, मैं क्लास के अंदर आया हूँ तो सारे राइट्स के साथ आया हूँ, इस बात का ध्यान रखना। अपने को सिर्फ पढ़ने से मतलब है, हल्का फुल्का जो एंजॉय होगा वो क्लास के अंदर पढ़ाने के दौरान अपने आप हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत होती है वो अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत व्यवस्थित तरीके से बैठे रहना है, ठीक है? अब टॉपिक्स की बात कर दें कि टॉपिक्स कैसे, किस क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे RT एक्ट 2009, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे अपन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है? ये 2 टॉपिक आपके लगभग 10 से 12 पॉइंट कवर कर जाएंगे, ठीक है? 10 से 12 क्वेश्चन कवर कर जाएंगे। एजुकेशन सिनेरियो की बात है तो एजुकेशन सिनेरियो के अंदर आपके राजस्थान में शिक्षा का क्या संगठन है, 5 स्तर पर शिक्षा कैसे संचालित होती है, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और निदेशालय स्तर पर। उसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है? जैसे राजस्थान शिक्षा परिषद है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, डाइट है, ठीक है? इन संस्थाओं का बात करेंगे। उसके बाद में शैक्षिक योजनाओं की बात आती है, तो शैक्षिक योजनाओं वाले पॉइंट को एक बार करेंगे ड्रॉप, और ड्रॉप करने का कारण है क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई है, स्माइल प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। तो स्माइल 1, 2, 3 जो लागू होते हैं, ठीक है, तो चीज़ें वो नहीं पढ़नी है जो सिलेबस में आने की संभावना नहीं है, ठीक है? स्माइल प्रोजेक्ट कर दिया है, रीडिंग कैंपेन प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, ठीक है? और 1 जुलाई से RKSMB भी बंद हो जाएगा, है ना? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, है ना? कॉइन प्रोजेक्ट योजना ये बंद हो जाएगी। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो बंद होंगी, और जाहिर सी बात है कांग्रेस गवर्नमेंट वो चालू हुई थी और बीजेपी गवर्नमेंट वो क्या होंगी, बंद होंगी। अब एक रात को आपने एक सर्कुलर पढ़ा होगा कि जितने भी अंग्रेजी विद्यालय हैं
उनको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट। तो अब यही बात हो ना, प्रमाण दे दिया ना, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारी योजनाओं को बंद करेगी। आवाज और बढ़ा दो थोड़ी सी, तो बढ़वा दी बेटा, बढ़वा दी है। एसी का क्या हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा, चलवा देंगे, चलवा देंगे। तो योजनाओं वाली बात ऐसी है कि योजनाओं के मामले को एक बार ड्रॉप करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, उसको क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं क्या होंगी, बदलेंगी। ठीक है, तो अब बेटा आप हेडिंग डाल लो आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 हेडिंग डालने में पेन काम करता है और हाथों से डलती है, उसमें मुंह का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आवाज तब आएगी जब आप आपस की आवाज को कम कर दोगे। ओके, अब देखिए आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है, राइट टू, क्या नाम है बेटा, एजुकेशन एक्ट 2009। इसी को हम कह देंगे शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र कितना बेटा, 2009। और इसका पूरा नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। थोड़ी आवाज और बढ़ा दे भैया एक बार। आवाज आ तो रही है, आवाज हल्की गूंज रही है। यहां से बढ़ाऊं, मैंने तो पूरी बढ़ा रखी है यहां से। थोड़ा ध्यान फोकस करो इधर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अभी कोई ना कोई शिकार बनने वाला है, हाँ, तो अपने आप को व्यवस्थित कर लो बेटा। ठीक है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अब ध्यान से सुने, क्योंकि ये अधिनियम संविधान की परिभाषा के अनुसार अधिनियमित किया गया है। इसका मतलब इसको संविधान में क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। जब संविधान में स्थान दिया गया है तो ये जो शब्दावली है ये निशुल्क पहले नंबर पर ही रहेगी। क्लियर है? और दूसरी अनिवार्य शब्द क्या रहेगा बेटा, दूसरे नंबर पर ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। आप इसको बदल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? बदल नहीं सकते का मतलब आप इसको अनिवार्य पहले नहीं लिख सकते और निशुल्क बाद में नहीं लिख सकते। मीनिंग समझ में आ रहा है? मतलब आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते किस चीज की, कि निशुल्क के स्थान पर क्या जाए और अनिवार्य के स्थान पर क्या ले लो आप, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधिनियमित है संवैधानिक प्रारूप में, इसलिए इनके शब्दों का स्थान नहीं बदल सकता। ठीक है, अब इस पे एक
नाम पर ही एक सवाल बनता है कि आरटीई एक्ट का पूरा नाम है, आरटीई एक्ट का क्या नाम है, पूरा नाम है। अब ध्यान से सुने ऑप्शन ए, ठीक है, अनिवार्य, क्या करूं, बेटे वहां से खड़े हो, यहां आ जाओ, यहां इधर आ जाओ। और जिसको दिक्कत हो रही है, जिसको, हाँ इधर आओ मेरे पास। तुम तो इधर ही आ जाओ, इधर आओ। अरे रुको रुको रुको, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हेलो, तो यही बैठ, हाँ एक इधर बैठो, बैठाओ बैठो, एक वही बैठ जा, तू उधर चला जा। और किसको दिक्कत है देखने में, ये अच्छा दिख रहा है इधर से, ठीक है। और पीछे प्रॉब्लम किसी को, जिसको भी ज्यादा दिक्कत आ रही हो ना, वो मेरे नजदीक आ जाना, बिल्कुल पास, हाँ ठीक है। अब सुनो, पहला शब्द, पहला ऑप्शन क्या है, अनिवार्य, अनिवार्य एवं निशुल्क। पहला सवाल बना रहे हैं, आरटी एक्ट 2009, पूरा नाम लिखिए, अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम। देखो पूरा नाम वैसा का वैसा लिखा है, पूरा बाल अधिकार अधिनियम 2009, एज इट इज है कि नहीं है। अब यहाँ पर जब हम एग्जाम में होते हैं तो एग्जाम में होता है डिस्ट्रेस, मतलब नकारात्मक दबाव ज़्यादा होता है, तनाव रहता है दिमाग में। तो हमारे लिए निशुल्क और अनिवार्य, अनिवार्य और निशुल्क दोनों बराबर हो जाते हैं। उस समय ये समझ नहीं आती है कि शब्दों का क्या हेर फेर है। समझ में आ रही बात। दूसरा ऑप्शन क्या बना दिया उसने, उसने निशुल्क लिखा, बिल्कुल ठीक है, निशुल्क एवं क्या लिखा, अनिवार्य भी लिखा, बाल शिक्षा अधिकार, अधिकार तक सही लिखा, ठीक है। लेकिन उसने अधिनियम के स्थान पर क्या लिख दिया, नियम लिख दिया। दिस इज रूल 2009। यहां तक समझ में आएगी बात, चलो ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन उसने क्या किया, पूरा ये का ये लिखा, क्या लिखा, और उसने लिखा अधिनियम, लास्ट में क्या लिखा, अधिनियम, और 2009 के स्थान पर क्या लिख दिया, 2010, ठीक है। अब टेक्निकल अगर माइंड लगाएं तो नाम पूछ रहा है 2009 का और आप नाम दे रहे हो 2010 का, तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन वो क्या बना देगा, पूरा सही नाम लिख देगा कि निशुल्क एवं अनिवार्य। तब तक हमारा धैर्य जवाब दे चुका होता है, क्योंकि सारी लाइनें क्या हैं, एक जैसी लग रही हैं आपको, और क्योंकि दिमाग का जो संक्रिया का समय होता है, ऑपरेशन का समय होता है, वो बहुत कम होता है। और क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बना है, तनाव, वो तनाव हमें सही डायरेक्शन में सोचने में सहायता नहीं करता है, और हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के संबंध में बने दबाव को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ताकि हम अगला क्वेश्चन करें। और जैसे ही हमारे दिमाग में मिलता जुलता शब्द आता है, हम उसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो पहले में तो आपको पता है कि निशुल्क आता है, तो यहां से तो आप स्किप कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे पर आए ना आप, तो ये जो माइन्यूट सी मिस्टेक है ना, नियम वाली, ये ध्यान नहीं दोगे, और इसको आप क्या कर लोगे,
टिक कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में यही चीज़ तो चल रही है। कारण है कि आपने पढ़ा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अब आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप दिमाग में तो पढ़ेंगे अधिनियम 2009 और यहाँ लिखा हुआ है क्या, नियम 2009, और ये एक सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। और इस सिली मिस्टेक का परिणाम ये होता है कि ऐसा नॉर्मली एक स्टूडेंट 3 सिली मिस्टेक पूरे पेपर में करता है, और उसका परिणाम ये होता है, पता क्या होता है, वो वापस किसी न किसी कोचिंग में बैठा होता है। मीनिंग समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका नाम बिल्कुल आपको सही याद होना चाहिए। क्लियर है? क्या टेक्निकल, क्या एनालिसिस हो सकता है, पूरा इस पर अनुसंधान करके बता दिया है कि क्या गलती कर सकते हो, क्या गलती हो सकती है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो अब बोलो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये तो है इसका पूरा नाम, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार सीटेट में पूछ लिया था, ये पूरा नाम पूछ लिया था, ठीक है, और वही सवाल मैंने आपको यहाँ करवाया है। चलो ठीक है, अब बात करें अपन, अगर भारत में शिक्षा के प्रारूप की बात करें तो हम 3 प्रारूप में विकास को समझेंगे। 2009 में आरटीई बना, लेकिन अचानक तो नहीं बना, ये समय लगा होगा, ठीक है। 1947 में हम क्या हुए, आजाद हुए। तो यहां से लेकर यहां तक आरटी के संबंध में एजुकेशन के कौन कौन से शब्द कहां से आए, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद 1947 से पहले भी कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, तो एक तो हम आज़ादी से पहले का विकास पढ़ेंगे, और एक हम आज़ादी से लेकर 2009 का विकास पढ़ेंगे, और फिर हम 2009 के बाद में आरटी की कानूनी प्रक्रिया पढ़ेंगे। 20 जुलाई, 4 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त, 2 फरवरी, 10 फरवरी, 19 फरवरी और 2010, 1 अप्रैल 2010, ये कानूनी प्रक्रिया पढ़ेंगे। फिर हम इसी संबंध में पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के संबंध में क्या हुआ था, ठीक है, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 5 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ठीक है, इस संबंध में सारे फैक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, क्या प्रारूप चेंज किया गया, वो सारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो कहाँ आएगा, यहाँ पर। इसके बीच में 1947 से लेकर 2000 के बीच में, ठीक है, राधा कृष्ण आयोग, मुदालिर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, ठीक है, आपका एनसीईआरटी का निर्माण है, दौलत कोठारी सिंह आयोग है, प्रथम शिक्षा नीति है, एनसीएफ 75 है, एसआईईआरटी का निर्माण है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 है, ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, डाइट की स्थापना है, ठीक है, आपकी रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 92 है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उसके बाद में यशपाल शर्मा समिति है, एनसीएफ 2005 है। ये सारा घटनाक्रम आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ आज़ादी से पहले क्या, अच्छा मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा, मुझे इतिहास आता भी नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरे इससे संबंधित आरटी से संबंधित जो शब्दावली हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इससे पहले का विकास। देखो 1835 में, ध्यान से समझना है बेटा, 1835 में व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। क्या नाम है बेटा, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक विधि सलाहकार है। कैसा है दोस्तों, मतलब इसका काम है कानूनी सलाह देना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर शासन करना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या करें कि भारतीय थोड़े संतुष्ट हो जाएं। तो उसने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में क्या दे दो, शिक्षा दे दो। क्या दे दो बेटा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दे दो। तो उसने कहा कि अंग्रेजों का क्या फायदा है इसमें, कि अंग्रेजों का क्या फायदा है। तो उसने कहा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करवाने के लिए जो क्लर्क बुलाते हैं, और वो क्लर्क कहाँ से बुलाते हैं, इंग्लैंड से बुलाते हैं,
क्योंकि वो काम किस में होता है? अंग्रेजी भाषा में। समझ आई बात? क्यों ना हम भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दें, और क्योंकि भारतीय श्रम सस्ता है इंग्लैंड की तुलना में, तो उसको बहुत कम पैसों में हम क्या कर देंगे? नौकरी करवा लेंगे। यस और नो? नंबर 2, भारतीय इस बात को लेकर खुश हो जाएंगे कि अंग्रेज हमें हमारे बराबर का समझते हैं, तभी हमें अंग्रेजी भाषा में क्या दे रहे हैं। तो एक तो उन पर रूल करना, शासन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नंबर 2, हमें सस्ता मजदूर मिल जाएगा। तभी 8 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक कोटेशन दिया था कि हमें एक ऐसा भारतीय बाबू तैयार करना है जो शक्लो सूरत में क्या हो? भारतीय हो, लेकिन अक्ल से क्या हो? अंग्रेज हो। इसका मतलब उसकी सोच कैसी हो? अंग्रेजों की तरह हो। क्लियर है? अंग्रेजों की तरह तो सोच हो वो क्या? भारतीय। इसलिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के कारण लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है बेटा? जनक कहा जाता है। आधुनिक और भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और चार्ल्स ग्रांट को, किसको बेटा? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा के स्थान पर विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो पहला एक स्टेटमेंट यहां लिखेंगे हम, क्या? कि लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। और इसी से संबंधित इसको मैकाले आयोग नाम दिया गया था। आयोग अपने नहीं पढ़ने, अपने इस पार्ट में आयोग वगैरह कुछ नहीं है ना। अपने को एजुकेशन से संबंधित बात करनी है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना भारत में शिक्षा का स्वरूप, वहां पर सारे क्या होते हैं? आयोग आते हैं। और वो पढ़ाता है कौन? हिस्ट्री के टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, वो मेरा लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो गया लॉर्ड मैकाले का कंसेप्ट। उसके बाद 1854 में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? वुड। तुम डरा देते हो आवाज को, तुम्हारे पास आए उससे पहले तुम पता नहीं उसके साथ क्या करते हो। हाँ, क्या है बेटा? 1854 वुड डिस्पैच। पीछे पिलर के पास में ब्लू कलर के शर्ट, भैया उठ ले एक बार, उससे गले मिल ले यार, पूछ ले आराम से। अरे कर ले, वो सही है और वो सबको गुड मॉर्निंग बोल के आया है। ध्यान रखना कहीं तुम्हारे वाले हिस्से में भी गुड मॉर्निंग ना बोल दे। हाँ। क्या है बेटा? वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। और ये है कहां पर? ये इंग्लैंड में है। कहां पर है दोस्तों? इंग्लैंड में। वुड कहां रहता है? इंग्लैंड में। डिस्पैच का मतलब समझो। अब ये चीजें समझना जरूरी हो जाती है शैक्षिक परिदृश्य के हिसाब से। जितने भी शब्द आएंगे उनको समझना जरूरी है। भैया मोबाइल बंद कर दे यार प्लीज दादा, मैं कर दूं तेरे नाम पे मैसेज, गारंटी है तेरे से अच्छा लिखूंगा। अनुभव बोलता है ना। हाँ ठीक है, अब ध्यान रखना। आगे देखो, वुड कहां रहता है? इंग्लैंड में रहता है। ठीक है, डिस्पैच का मतलब समझो। डिस्पैच होता है जब हम एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई सूचना भेजते हैं, तो उस सरकारी दफ्तर में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसको कहते हैं डिस्पैच रजिस्टर। हिंदी में उसका नाम होता है आवक जावक पंजिका। ठीक है, जो सूचना आई उसको दर्ज करेंगे उसमें, और जो सूचना गई उसको भी दर्ज करेंगे। अब ये रजिस्टर होता कैसे है? इसमें ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रारूप होता है। ठीक है, और यहां पर समझ लो कैसे। यहां होती है क्रम संख्या। ठीक है, मान लीजिए हम आज से पहले, जैसे मैं सीबीओ दूदू में काम करता हूं, क्लियर, और मुझे एडीपीसी जयपुर को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को, एडीपीसी जयपुर को कोई सूचना भेजनी है। क्या भेजनी है? कि भाई मेरे विद्यालय, मेरे ब्लॉक के अंदर इतने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कार्यरत हैं, 7 विद्यालय कार्यरत हैं, है ना।
और आपकी मुझे सूचना मिली कि इनको किस में कन्वर्ट करना है, हिंदी माध्यम विद्यालय। अब मैं कोई सूचना प्रेषित करूंगा तो मैं यहाँ पर जो सूचना मैंने डाक बनाई है उस डाक पर मैं क्या लिखूंगा, ओब्लिग क्रमांक लिख दिए 637। उस डाक पे क्रमांक नाम डाल दिया, क्रम संख्या डाल दी। इसी क्रम संख्या को मैं ये जो डिस्पैच क्रमांक है ना यहां लिखूंगा 637। क्लियर है। फिर उसके बाद में ये आता है कि जो सूचना है उसका प्रारूप, तो मैं यहां लिखूंगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के नामांतरण के संबंध में, वो सूचना लिख दी इतनी कि इस संबंध में, ठीक है। फिर आएगा विभाग का नाम कि कौन से को भेजी जा रही है, तो मैं वहां क्या लिखूंगा, एडीपीसी ऑफिस जयपुर। क्या लिखूंगा बेटा, एडीपीसी ऑफिस जयपुर। क्लियर बात। उसके बाद में यहां आएंगे इनिशियल, क्या आता है, हस्ताक्षर, तो मैं मेरे हस्ताक्षर कर दूंगा कि साहब ये मैंने भेजी है, क्योंकि जो अधिकारी सूचना भेजेगा उसके साइन होने क्या है, जरूरी है। और वही साइन नीचे आपको किस पे मिलेंगे, इस सूचना पर, ठीक है। नीचे सील होगी और फिर क्या मिलेगी, सील साइन हो जाएंगे, वही साइन यहां होंगी, ताकि ये समझ में आ जाए जब दोबारा मान लीजिए सूचना को प्राप्त करना चाहे तो पता लग जाए कि इस अधिकारी ने इसको क्या किया था, भेजा था, ठीक है। ये मैंने भेजने के लिए काम में लिया। दूसरे दिन मेरे पास क्या आई, कोई सूचना दूसरे विभाग से आई, उस पे जो भी सूचना है, लेकिन मैं मेरे ऑफिस का क्रमांक डालूंगा। क्या डालूंगा, ऑफिस का क्रमांक डालूंगा। और उस सूचना पर लिखा हुआ था तो ओब्लिग लिख दूंगा 600, मान लीजिए 638 नंबर पे, उस सूचना का क्या लिख दूंगा, प्रारूप लिख दूंगा। और फिर किससे आई, क्या संबंध है वो लिख दूंगा, और कौन से डिपार्टमेंट से आई वो लिख दूंगा, और फिर साइन कर दूंगा। तो मैं प्राप्तकर्ता भी हो गया और मैं भेजने वाला भी हो गया, रिसीवर भी हो गया हूं और सेंडर भी हो गया हूं। क्लियर है। तो डिस्पैच का मतलब क्या हुआ, एक विभाग से सूचनाओं को दूसरे विभाग और दूसरे विभाग से सूचनाओं को पहले वाले विभाग में लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रपत्र होता है, जो फॉर्मेट होता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्पैच कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका मतलब इसको ये बोल सकते हैं क्या, अंतर विभागीय सूचना प्रपत्र। यस सर नो, अंतर विभागीय, एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पैच रजिस्टर कहेंगे, डिस्पैच सूचना प्रारूप कहेंगे। तो अब शब्द क्या है, वुड, वुड डिस्पैच, मतलब वुड ने भारतीयों के लिए, किसने, वुड ने भारतीयों के लिए एक सूचना भेजी। कहां से, इंग्लैंड से। कहां के लिए, भारतीयों के लिए। इसका मतलब सूचनाओं का स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां से डिस्पैच रजिस्टर में कोई सूचना लिखेगी कि भारत के संदर्भ में ये सूचना भेजी जा रही है, उसको क्या नाम दिया अपन ने, वुड डिस्पैच। शायद समझ में आ गया होगा डिस्पैच का मतलब क्या होता है। क्लियर है, ठीक है। इस वुड डिस्पैच में यह कहा गया कि भारतीयों को माध्यमिक स्तर की, कैसे स्तर की बेटा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाए और उसका प्रारूप कैसा हो, वो व्यावसायिक हो। उसका प्रारूप कैसा हो बेटा, व्यावसायिक हो। तो लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, वोकेशनल स्वरूप क्यों हो, व्यावसायिक स्वरूप क्यों हो। तो कहा गया कि अगर भारतीय लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनसे फैक्ट्री में काम करवाना क्या होगा, आसान, क्योंकि उनको तकनीकी रूप से समझाना क्या हो जाएगा, आसान। और एक तो पढ़ा लिखा मजदूर काम करेगा तो वो माल को कम खराब करेगा, और एक अनपढ़ काम करेगा तो हो सकता है वो मशीन को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके लिए उन्होंने कौन सा स्वरूप दिया बेटा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, और उसका स्वरूप कैसा हो, व्यवसाय को, ये देने का क्या किया, काम किया। इसलिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्या कहा जाता है बेटा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का क्या, मैग्ना कार्टा। क्लियर। अब मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया, इंग्लैंड के, बता दो बेटा, हाँ, इंग्लैंड के राजा ने, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की संसद को, ओके, अपने सारे अधिकार स्थानांतरित किए। क्या किए कि भाई अब से आगे इंग्लैंड का शासन कौन चलाएगी, इंग्लैंड की संसद। तो एक तो हो गया जॉर्ज पंचम,
ठीक है, ये तो हो गया राजा। और उसने अपने अधिकारों का क्या किया, स्थानांतरण। किसको किया, संसद को। समझ में आई बात। और कहा कि अब से सारे काम कौन करेगी, इंग्लैंड की संसद करे। इसका मतलब उसने अधिकारों का स्थानांतरण किया कि नहीं किया। तो राजा ने जिस रॉयल पेपर पर, शाही पत्ता था ना, जिस रॉयल पेपर पर अधिकारों को लिख कर दिया कि भाई अब से लेकर सारे काम कौन संभालेगा, इंग्लैंड की संसद, तो उस रॉयल पेपर का नाम क्या था बेटा, मैग्ना कार्टा। अब समझ में आई बात। तो वहां पर एक राजा ने पूरी संसद को अधिकारों का स्थानांतरण किया है, तो उसके लिए शब्द काम में आया मैग्ना कार्टा। ऐसे ही क्योंकि भारत के लिए इंग्लैंड से अधिकारों का क्या हुआ है, शिक्षा के संबंध में स्थानांतरण हुआ है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इसको हम क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, या इसी को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच है, और भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी क्या है, वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा दी जाए और उसका स्वरूप कैसा हो, क्या हो, व्यवसायी को। इस बात की घोषणा कब किया जाता है, 1854 में वुड डिस्पैच में। ठीक है, तो ये दो संदर्भ याद रखेंगे, लॉर्ड मैकाले का और वुड डिस्पैच का। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1906 में, हालांकि 1902 में भी काम हुआ था, यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, उसकी चर्चा यहां नहीं है। 1906 में एक रियासत है बड़ौदा, है बड़ौदा, और उस रियासत के शासक हैं कौन, सियाजी गायकवाड़। कौन है दोस्तों, सियाजी गायकवाड़ राजा है इस रियासत का। ये इंग्लैंड घूमने जाता है। कहां घूमने जाता है, इंग्लैंड घूमने जाता है, और इंग्लैंड घूमकर देखता है कि इंग्लैंड के लोग इतने सभ्य क्यों हैं, दैट मीन्स वो इतने सिविलाइज क्यों हैं। और जब वो अध्ययन करता है तो उसको पता चलता है कि इंग्लैंड में एक प्रणाली है, उसका नाम है शिक्षा प्रणाली। वहाँ के लोग वेल एजुकेटेड हैं और वो लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सियाजी गायकवाड़ इंग्लैंड से भारत आता अपनी रियासत में, और आते ही पहली बार वो घोषणा करता है कि पूरी रियासत के लोगों के लिए एजुकेशन क्या होगी, फ्री होगी। बीच में कैप वाले भैया ध्यान दो, काफी देर होगी, नीचे गर्दन दुखने लग गई होगी, ध्यान रखना पड़ता है ना तुम्हारा, गर्दन दुखने लग जाएगी तो फालतू में ठीक नहीं है। हाँ। तो ये आता है कहां पर, भारत आता है, और भारत आकर निशुल्क शिक्षा की क्या करता है, बात करता है। हेलो, बैठ यहां पे, बैठ, और यहां बैठ, बैठ यहां पे। अच्छा, बाकी वो लोग बेवकूफ है क्या, बैठ यहीं पे। या माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या, देख देगा लिखा हुआ माथे पे कुछ, इस समझ क्यों रहा है। मैं तुम्हारे लिए बैठूंगा, एक बार वहां से यहां लेके आऊंगा, वहां से फिर वापस लेके जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होता है, मरेगा नहीं। बात कर, सियाजी गायकवाड़ क्या करते हैं बेटा, निशुल्क शिक्षा का आयोजन करते हैं। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में पहला प्रयास था जिसमें निशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। कौन से स्तर पर, रियासत स्तर पर, भारत के स्तर पर नहीं, रियासती स्तर पर। उसके बाद 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले, क्या दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के क्या हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और ये मांग रखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर निशुल्क शिक्षा दी जाए जिसका प्रारूप क्या हो, अनिवार्य हो। अंग्रेजों ने कर दिया मना कि बोले हमारे पास इतना मशीनरी नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि आपके लिए क्या कर दी जाए, एजुकेशन को फ्री कर दें और एजुकेशन को अनिवार्य कर दें। तो इस मांग पत्र को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर।
तो यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले के इस मांग पत्र को आरटीई एक्ट का, किसका दोस्तों, आरटीई एक्ट का क्या माना जाता है, प्रथम दस्तावेज माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम। हालांकि आजाद भारत के बाद में जो उन्नीकृष्णन आयोग आएगा उसको आरटी का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं आजादी से पहले की। तो यहां पर आरटीई एक्ट का प्रथम दस्तावेज क्या है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का मांग पत्र, डिमांड लेटर जो था, जिसमें ये कहा गया कि भारतीयों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जिसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है। 1914-15 के आसपास भारत में गांधी जी आ जाते हैं। क्लियर। अब भारत में जो लोगों का दृष्टिकोण है शिक्षा से हटकर कहां चला गया है, आजादी पर। तो स्वतंत्रता आंदोलन एक प्रारूप ढंग से व्यवस्थित तरीके से चलने लग गया। अब शिक्षा जैसे मुद्दे हो गए गौण, और आजादी जैसा मुद्दा क्या हो गया, प्रभावी हो गया। यहां तक ठीक है, ओके। 1900 मैं अब 1917 और 1927 के नहीं रखूंगा, ठीक है। 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित होता है। क्या आयोजित होता है दोस्तों, शैक्षिक सम्मेलन आयोजित होता है। और इस शैक्षिक सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन करते हैं दोस्तों, जाकिर हुसैन। और इसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं। महात्मा गांधी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। महात्मा गांधी इस शैक्षिक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान ये बात कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को, किसको दोस्तों, प्रत्येक भारतीय को प्रारंभिक स्तर की, ध्यान दो भाई, मोबाइल बंद करो, प्रत्येक भारतीय को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वो क्या बन सके, स्वावलंबी बन सके। क्या बन सके, स्वावलंबी बन सके। ठीक है। और इस प्रारंभिक शिक्षा को उन्होंने कहा बेसिक तालीम। क्या कहा दोस्तों, बेसिक तालीम। इसी शिक्षा को उसने कहा बेसिक एजुकेशन। क्या कहा दोस्तों, बेसिक एजुकेशन। इसी शिक्षा को उन्होंने नाम दिया आधारभूत शिक्षा। क्या दिया दोस्तों, आधारभूत शिक्षा। और इसी के लिए एक नाम दिया गया बुनियादी शिक्षा। तो 1937 में बुनियादी शिक्षा का प्रारूप आया। 2016 के ग्रेड फर्स्ट के लेक्चरशिप एग्जाम में सवाल पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया। 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में जो आयोजित था, तो वहां पर ये पूछा गया था। अब एक विशेष ध्यान रखना है, इस बेसिक एजुकेशन का जो सेटअप में एजुकेशन का ग्रुप है वो 6 से 14 वर्ष नहीं है, 7 से 14 वर्ष। इस बात का ध्यान रखना है। कितना है, 7 से 14 वर्ष है। और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा है वो, कौन सी एजुकेशन की, एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक का विद्यालय। और इस कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक होता है भाई साहब पीएस, दिस इज प्राइमरी स्कूल, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय। इसी के आगे का जो स्तर होता है वो होता है यूपीएस, अपर प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6 से लेकर 8 तक का। इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। 2018 के एचएम एग्जाम में, हेलो, अरे तुम्हें थोड़ी बोला था, ये प्रजातीय विशेषताओं के दर्शन क्यों करवाते हो बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा ना। 2018 के एचएम एग्जाम में, ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम होती है, एचएम एग्जाम में पूछा गया एलिमेंट्री शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो कक्षा 1 से 8 की शिक्षा को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन। उसमें कितने प्रारूप हैं, 2। पहला कौन सा बेटा, पीएस। पीएस का मतलब है प्राइमरी स्कूल। और दूसरा क्या है, यूपीएस, अपर प्राइमरी स्कूल। पीएस का मतलब है कक्षा 1 से 5 का, और 1 से
5 तो ये हो गया, और कक्षा 6 से 8 यूपीएस, इसी को बोलते हैं मिडिल स्कूल। क्या बोलते हैं? मिडिल स्कूल। पीएस और मिडिल स्कूल या यूपीएस स्कूल। यहां तक ठीक है? चलो, 1937 में ही भारत में प्रोजेक्ट विधि को लागू किया गया। किसको लागू किया गया दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि को लागू किया गया। क्या? फीस दिए भाई तुम लोगों ने? नहीं दी क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर तुम्हारे बातचीत से एसी बंद हो रही हो ना तो कर लो, ये कर देगा, बोल दिया इसको, बात खत्म। हाँ, देखो कभी नीचे ना जाए। हो गया? इसको गुस्से में मत खींचो, ये बंद नहीं होगा, है ना? अरे वो कर देंगे, इधर ध्यान दो। अरे मैं भी ठीक ठाक के देखता हूं, मुझे देखो। हाँ, इधर आओ, ठीक है। 1937 में भारत में किसका आयोजन हुआ? प्रोजेक्ट मेथड का, ठीक है। प्रोजेक्ट शब्द, अरे बेवकूफो ध्यान दो। हाँ, प्रोजेक्ट शब्द 1908 में दिया गया। एक भौतिक विज्ञानी व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर रिचर्ड। कौन था? रिचर्ड। रिचर्ड ने प्रोजेक्ट शब्द दिया। फिर 1918 में एक व्यक्ति आता है, सर विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ठीक है। कौन आता है? सर विलियम हेनरी किलपैट्रिक। विलियम हेनरी किलपैट्रिक एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है द प्रोजेक्ट वे। क्या नाम है? और द प्रोजेक्ट वे नामक पुस्तक में अमेरिका में शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि को लागू किया गया। अमेरिका में लागू कर दी 1918 में, और 1937 में महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि लागू रखने की मांग रखते हैं। इसी के साथ साथ 1937 में ही महात्मा गांधी हैंड, हेड, हार्ट, जो ये पेस्टोलॉजी का ट्रिपल सिद्धांत है, उसमें एक शब्द क्या जोड़ देते हैं? हेल्थ को और जोड़ देते हैं। तो 4H सिद्धांत देने का कार्य किसने किया? महात्मा गांधी ने। और ये भी कब किया? 1937 में। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट शब्द आ गया, प्रोजेक्ट विधि आ गई, 4H सिद्धांत आ गया, बुनियादी शिक्षा आ गई, एलिमेंट्री एजुकेशन आ गई, आधारभूत शिक्षा, बेसिक तालीम, बेसिक एजुकेशन, और इसका समूह क्या आ गया? 7 से 14 वर्ष। क्लियर? उसके बाद हम आजाद हो जाते हैं 1947 में। 1947 में आजाद भारतीय सरकार इस बात की घोषणा करती है कि आगामी 10 वर्षों में, किसमें दोस्तों? आगामी 10 वर्षों में संपूर्ण भारतीयों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध, निशुल्क एवं क्या हो जाएगी? अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। ये बात कौन कहता है? आजाद भारतीय सरकार। और वह घोषणा करती है कि 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों, अब ये गलती होगी, उनको देना चाहिए था 6 से 14 वर्ष, ठीक है। तो 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इसका उल्लेख वो अनुच्छेद 45 में करते हैं। किस में करते हैं? अनुच्छेद 45, और भाग संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसमें उल्लेख कर देते हैं कि 1 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अगले 10 वर्षों में क्या करवा दी जाएगी? उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये घोषणा की जाती है 1947 के बाद, जब आजाद भारतीय सरकार बन जाती है। इसका मतलब हम आजाद हुए तो हमारा देश है, हमें बहुत सारे टुकड़ों में और छिन्न भिन्न अवस्था में मिला था, हमारे पास कोई अच्छा सेटअप था ही नहीं। इसका मतलब अगर आपको एजुकेशन देनी है तो आपको अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेगी, स्कूल्स का निर्माण करना पड़ेगा, अधिनियम का निर्माण करना पड़ेगा, परिषदों का निर्माण करना पड़ेगा, फिर
तकनीकी परिषदों का निर्माण करना पड़ेगा, तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना पड़ेगा, अनुसंधान संस्थानों का जैसे एनसीईआरटी, एसआईआरटी, इनका निर्माण करना पड़ेगा, और साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं उनका निर्माण करना पड़ेगा। तो जो 1947 से लेकर 2020 में जो इंडिया में संस्थागत विकास हुआ, एसआईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, शिक्षा नीति क्या है, उसको बोलो। पानी पिए, पानी पी। तो हाँ, ग्रीन टी शर्ट, हाँ पानी पी ले बेटा। नहीं पिएगी? हाँ पी लिया, पी लिया, पी लिया, ठीक हो गया, हो गया, हो गया। अब आओ। हाँ, 1947 में आजाद भारतीय सरकार ने, अच्छा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की कि 1 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसकी घोषणा, हाँ भाई साहब, कहाँ कर दी? कहाँ की घोषणा? अरे यहाँ की, अनुच्छेद 45 भाग 4 में। तू मुझे पसंद आ गया है, ठीक है, और ये हमेशा यहीं बैठेगा, क्योंकि पता है तूने क्या, मैंने सबसे पहले आते कैमरा देखा और मैंने 2 मिनट में आइडिया लगा लिया कि मुझे प्रेम किससे करना है, और फिर ये तय कर लिया कि ये भैया यहीं बैठेंगे, वो भाई साहब वहीं बैठेंगे, ठीक है। इनको मैं पर्टिकुलर नोट करूंगा कि कौन कहां बैठा है, इनका स्थान निश्चित है। अरे रुको रुको रुको, हाँ, मैं ये काम हमेशा करता है, मुझे पता है क्या करना है, ठीक है। हाँ बेटा, बहुत अच्छे हो तुम, बस आगे पढ़ना है तो। अरे कर्री वर्री कछु ना हो, तो टेंशन ना हो, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। हाँ ए पागल, ये हो गया बेटा। अब वापस देखो, देखो, हाँ हंसी मजाक हो गया ना 1 मिनट के लिए। अब वापस आ जाओ यहाँ पे। देखो, मुख्य काम है ना अपना, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। हंसी मजाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य काम प्रभावित नहीं होगा। ओके, पूरा नाम क्या है बेटा? राइट टू एजुकेशन एक्ट, अधिकार पत्र 2009, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ओके, अब ये क्या बन गया इसके संबंध में प्रश्न कि आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो मैंने 3 तो गलत किए हैं और एक क्या किया है, सही किया है। उसके बाद में जैसे ही हम सेटअप को समझेंगे तो एक 1947 के पहले का सेटअप, एक 1947 से लेकर 2009 के बीच का सेटअप, और एक क्या पढ़ेंगे 2009 में फिर कानूनी प्रक्रिया, आरटी एक्ट की संरचना, उसकी 39 धाराएं और उसकी 7 अध्याय और एक उसकी अनुसूची, ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये जब पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में नियमावली 2010 और 2012 के संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1935 में किसने, लॉर्ड मैकाले, भारतीयों को कौन सी भाषा में क्या देने की कोशिश की? शिक्षा देने की। इसलिए लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का क्या जनक कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है, यहां तक ठीक है। उसके बाद में 1854 में क्या आया, वुड डिस्पैच। वुड किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। डिस्पैच का मतलब होता है एक विभाग से दूसरे विभाग को सूचना भेजने के लिए जो प्रपत्र फॉर्मेट होता है उसको डिस्पैच कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो वुड डिस्पैच में घोषणा हुई कि भारतीयों को माध्यमिक स्तर की क्या दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो क्या कर सके, व्यावसायिक दक्षता को हासिल कर सके। उम्र वर्ग इनके लिए भी 1 से 14 वर्ष रखा था। उसके बाद में 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ ने रियासती स्तर पर शिक्षा लागू करने की बात कही। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, कक्षा नहीं यहाँ नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग रखी कि हमें भारतीयों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। इस मांग पत्र को क्या कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसे आरटीई एक्ट का प्रथम दस्तावेज माना
जाता है। ये मांग पत्र था कि निःशुल्क शिक्षा देने की बात कर रहे, तो आरटी एक्ट में भी क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। तो पहला मांग पत्र था ये निःशुल्क शिक्षा के संबंध में। उसके बाद में 1937 में क्या होता है दोस्तों, वर्धा सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता करते। महात्मा गांधी ने मांग रखी कि प्रत्येक भारतीय को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसी प्रारंभिक शिक्षा को क्या क्या नाम दिया, बेसिक तालीम, बेसिक एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। ठीक है, ये बुनियादी शिक्षा पर सवाल आ चुका है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और आयु वर्ग क्या इसके लिए बच्चों का समय क्या रखा गया, 7 से 14, और एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है पीएस और यूपीएस। कक्षा 1 से 5 पीएस होता है, 6 से 8 यूपीएस। आजाद भारतीय सरकार ये घोषणा करती है कि आगामी 10 वर्षों में भारत के बच्चों को क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाएगी, और इसका आयु वर्ग कहाँ रखा है संविधान में, आर्टिकल 45 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब लिखो, क्या लग रही है, सर्दी लग रही है, बंद तो कर दिया। अब ये तो चलने दो, ये तो मेरे हिस्से की है। लिखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार पत्र 2009, शिक्षा का अधिकार पत्र 2009। आप थोड़ा उधर बैठ जाओ, जाके सुनो, थोड़ा सा उधर सरक जाओ, बस वो दिख तो रही है, वहां पर भी दिखेगा। लिखो, शिक्षा का अधिकार पत्र 2009, शिक्षा का अधिकार पत्र 2009। फिर लिखें पूरा नाम, हाँ ऐसे चाहिए आप लोग, निःशुल्क एवं, पूरा नाम लिखें, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2009, 2009 पूरा नाम हो गया। अब लिखोगे बेटा, प्रश्न लिखोगे यहाँ पर, क्वेश्चन लिखो एक, पूरा नाम लिख लिया आपने, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अब लिखें, सवाल लिखें एक, आरटीई एक्ट, प्रश्न लिखें बेटा एक, प्रश्न को क्वेश्चन बोलते हैं ना, और ये भी एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ लिखें, आरटीई एक्ट 2009 का पूरा नाम बताइए। आरटीई एक्ट 2009 का पूरा नाम बताइए। क्लियर? लिखें, पहला ऑप्शन अनिवार्य एवं निःशुल्क, तुम्हें क्या मिला, कुछ मिला क्या? अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। अरे बच्चा बिल्कुल धीरे लिखवा रहा हूं, क्या दिक्कत कर रहा है। हाँ, अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार
अधिनियम 2009, ये पहला ऑप्शन है। अधिकार अधिनियम 2009, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा लिखें निशुल्क एवं अनिवार्य। क्या हो गया? पहला ऑप्शन था क्या? अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। दूसरा ऑप्शन निशुल्क एवं अनिवार्य। अब पहले क्या शब्द आ गया है? निशुल्क। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम। ये नियम को अंडरलाइन कर लेना, ये चेंज किया है। नियम 2009, नियम 2009। उसके बाद सी ऑप्शन लिखें, ऑप्शन सी लिखें निशुल्क एवं अनिवार्य। ऑप्शन सी निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। तो क्योंकि हम नाम किसका पूछ रहे हैं? 2009 का, और यहाँ लिख दिया क्या? 2010, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन लिखें जो सही है, लिखें निशुल्क एवं अनिवार्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लिख लिया। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नंबर 4। ठीक है, उसके बाद लिखें हेलो पीछे, आंखें सही है मेरी? उठा के बाहर फेंकवा दूंगा, ज्यादा चर्चा नहीं। तो रमखा होंगे अपने घर, या क्लास का मतलब है स्टूडेंट की परिभाषा में। 1835 अब वहां से लिखना शुरू करेंगे ना। 1835 लॉर्ड मैकाले ने 1835 किसने भाई साहब? लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को, लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में, भारतीयों को कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की सलाह दी। शिक्षा देने की क्या दी? सलाह दी। अतः लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का, लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का
जनक माना जाता है, भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। क्लियर? नोट डाल के लिखोगे, नोट डाल के लिखेंगे। चार्ल्स ग्रांट को, किसको? चार्ल्स ग्रांट को जो शब्द लिखा ना बेटा वही बोलो। हाँ, जिसका शब्द पकड़ लिया ना तो समझ लेना, यहाँ बच्चियां भी बैठी हैं, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है बेटा। इंसान दूसरे की नज़रों में सम्मान तब पा सकता है जब वो सम्मान करना जानता हो, ठीक है? और यहाँ ये भी बैठी है, ये किसी की बहन भी है, किसी परिवार की सदस्य भी हैं, तो सभ्य तरीका बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यूनिवर्स क्या लिखा? चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर, किसको? चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है, आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। क्लियर? आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। तो मैकाले का हो गया। नंबर 2 लिखें, 1854 वुड डिस्पैच, 1854 लिखें, वुड डिस्पैच, इसमें लिखें। वुड डिस्पैच में यह घोषणा की गई कि भारतीयों को माध्यमिक स्तर की, भारतीयों को कौन से स्तर की? माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर की क्या दी जाए बेटा? व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जिससे उनमें व्यावसायिक दक्षता, जिससे उनमें क्या? व्यावसायिक दक्षता का निर्माण हो सके, व्यावसायिक दक्षता का क्या हो सके? निर्माण हो सके। आगे लिखो, क्या हुआ? उसको बड़ा करवा दो, उसको बड़ा जूम करने के लिए बोल रहे हैं। हो गया ना? वो क्या कह रही है? वो देखना, वो गुड़िया क्या कह रही है? अरे तुम्हारे बोलने से नहीं होगा वो ना, वो ये भैया करेंगे तभी होगा। ओके, हाँ आगे लिखो। डिस्पैच का अर्थ है, डिस्पैच का अर्थ है कंटिन्यूस लिखना है। हाँ, पेन से लिखना है। हाँ, कॉपी में डिस्पैच का अर्थ है अंतर विभागीय, डिस्पैच का अर्थ है अंतर विभागीय
सूचना स्थानांतरण प्रपत्र, अंतर विभागीय सूचना स्थानांतरण प्रपत्र। ठीक है, मतलब एक विभाग से सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए दूसरे विभाग को जो भेजते हैं उस प्रपत्र को क्या कहते हैं? डिस्पैच। ठीक है, उसके बाद लिखें 1906 में 1906 में 1906 में वडोदरा रियासत के शासक 1906 में वडोदरा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ ने वडोदरा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ ने रियासती स्तर पर सियाजी गायकवाड़ ने कौन से स्तर पर? रियासती स्तर पर निशुल्क शिक्षा देने की बात कही। निशुल्क शिक्षा देने की बात कही। निशुल्क शिक्षा देने की बात कही। लिख लिया। 1910 में पेज बदल रहे हो क्या? नहीं बदल रहे? कोई बात नहीं, आगे बदल लिएगा ना। हाँ, 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह मांग रखी गई। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह मांग रखी गई कि अखिल भारतीय स्तर पर यह मांग रखी गई कि क्या अखिल भारतीय स्तर पर निशुल्क शिक्षा का आयोजन किया जाए। निशुल्क शिक्षा का आयोजन किया जाए। निशुल्क शिक्षा का आयोजन किया जाए जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। जिसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद लिखें गोपाल कृष्ण गोखले के इस मांग पत्र को गोपाल कृष्ण गोखले के इस मांग पत्र को आरटीई एक्ट 2009 आरटीई एक्ट 2009 का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। आरटीई एक्ट 2009 का क्या माना जाता है? प्रथम दस्तावेज माना जाता है। क्लियर? फिर लिखें 1937 1937
लिखें 1937 महाराष्ट्र के वर्धा में 1937 महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र नहीं जानते क्या? क्या आप तो इंग्लैंड में पैदा हुए हो? महाराष्ट्र के वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। रुको, हाँ हो गई, ठीक हो गई है ना? हाँ, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की। जिसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की। वह जिसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की, वह महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की तथा महात्मा गांधी ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय को क्या मिलनी चाहिए बेटा? प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, जिससे वे अपना स्वावलंबी स्तर को ऊपर उठा सकें। जिससे वे अपने कौन सा स्वावलंबी स्तर को ऊपर उठा सकें। स्वावलंबी स्तर को ऊपर उठा सकें। इस प्रारंभिक शिक्षा को बेसिक तालीम, इस प्रारंभिक शिक्षा को क्या? बेसिक तालीम, इस प्रारंभिक शिक्षा को ध्यान से सुनो, बेसिक तालीम, तालीम उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिक्षा। इस प्रारंभिक शिक्षा को बोर्ड पे ही लिख रखा है, हाँ, इस प्रारंभिक शिक्षा को बेसिक तालीम, अरे लिखा हुआ है देख लेंगे, सब लिखा हुआ। बेसिक तालीम, जहां ये लिख रखा है ना वहीं पर देखो, ये लिख रखा बेसिक तालीम, लिख लिया, कोमा, बेसिक एजुकेशन लिख दो, बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम, बेसिक एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा, आधारभूत शिक्षा तथा बुनियादी शिक्षा कहा गया। जी बिल्कुल, इस प्रारंभिक शिक्षा को बेसिक तालीम, बेसिक एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा या क्या कहा गया? बुनियादी शिक्षा कहा गया। क्लियर है?
लिखें, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, हाँ रुका हूं, कहीं नहीं जा रहा, 9 बजे तक तो यही हूं। ये लिख लिया, बुनियादी शिक्षा कहा गया। फिर लिखें, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से क्या 8 तक की शिक्षा। ठीक है, अब जब एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ाएंगे तब स्कूलों के प्रकार में आ जाएगा, पीएस और यूपीएस क्या वहां होगा, यहां नहीं लिखेंगे। क्लियर है, यहां तक हो गया बेटा। उसके बाद 1947 के बाद 1947 के बाद आजाद भारतीय सरकार, आजाद भारतीय सरकार यह घोषणा करती है, आजाद भारतीय सरकार यह घोषणा करती है कि, घोषणा करती है कि आगामी 10 वर्षों में, आगामी 10 वर्षों में 1 से 14 वर्ष के भारतीयों को, आगामी 10 वर्षों में 1 से 14 वर्ष के भारतीयों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाएगी। 1 से 14 वर्ष के भारतीयों को, वो भारतीय नहीं है क्या भाई? जब आयु वर्ग 1 से 14 हो गया तो वो मान ले बच्चे तो हैं ही वो, लेकिन वो भारतीय है भाई साहब, है ना, वो इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, वो भारत में हुए। हाँ, 1 से 14 वर्ष के भारतीयों को क्या निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख, अब देखना ये भैया बताएंगे कहाँ क्या है बेटा, अनुच्छेद 45 और बताओ क्या किसमें, अनुच्छेद 45 और भाग, हाँ, बिल्कुल सही बता रहा है। देखा आगे बैठने का कितना फर्क होता है, इसलिए ये घोषणा की जाती है कि ये हमेशा यहीं बैठेगा। ठीक है, आगे लिखो, इसकी घोषणा अनुच्छेद 45 व जिसका उल्लेख अनुच्छेद 45, ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 45 व भाग 4 में किया गया। तुम्हारे मतलब ये रोड़ा पाने से मतलब वो थोड़ी है कि अनुच्छेद 45 के जगह 48 में चला जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 व भाग 4 में किया गया। ठीक है, ओके। अब ये एक हिस्सा हो गया आजादी तक का। ठीक है, अब देखो, अब मुझे कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा तो उसको किसी न किसी को टारगेट बनाना पड़ेगा, है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। अब नजर आने वाली है। ओके, हाँ बेटा, क्या पहले वो टॉवल समेट लिया आपने पूरा तरीके से, हो गया वो? हाँ, अब पूछ। हाँ, आजाद भारत सरकार कौन सी थी? समझाऊं? मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाता हूं ना, ना,
ठीक है। और अगर तुम्हें आजाद भारत सरकार का नहीं पता है कि 1947 के बाद कंगना रनौत के यहां से तो नहीं है भाई, कंगना रनौत के यहां से तो नहीं है कि 2014 में भारत से आजाद कर रहा हो। रुको, क्या पूछ रहे हो? रुको, हाँ, बेटा ये सवाल शैक्षिक परिदृश्य में कतई नहीं पूछेगा कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति की कौन सी सरकार ने, जो भी सरकार आजाद भारतीय सरकार बनी उसने इस बात की घोषणा की मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये मेरा पार्ट का हिस्सा है ही नहीं है। ये बनेगा कि अनुच्छेद 45 में भारतीयों को निशुल्क शिक्षा देने की बात कहेगी या नहीं कहेगी, ठीक है। और ये इधर उधर के फालतू सवाल जो अलग है, सुन ध्यान से, जब संबंधित सवाल ही नहीं है, एक सिंपल है, अपने को एक ट्रैक देखना है कि भाई साहब आजाद भारत सरकार का मतलब ये बिंदु किसका है, पॉलिटिकल साइंस का है ना, संविधान का है, वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, पहली बात तो। दूसरी बात, मुझे आता भी नहीं है, मैं काहे को बताऊं। तीसरी बात, ये सवाल ही नहीं था, अपने को सीधा जाता कि हम आजाद हो गए, उसके बाद जो भी सरकार बनी, चाहे संविधान सभा की बनी भी 26 नवंबर को या 26 जनवरी को जो गणतंत्र बना, मुझे मतलब ही नहीं है। अपने को सिर्फ यहाँ पर ये रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या की घोषणा की गई, और घोषणा क्या हुई कि आगामी 10 वर्षों में अपने को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करनी है। लेकिन अब ये निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था का जो ढांचा था वो ज्यादा डिस्टर्ब, अरे ध्यान दे लो, इस लेवल पर भी तो रह सकते हो, दोनों बीच में खड़े हो जाओ, उठा के बाहर फेंक दो अगर कोई भी नाटक करे तो, जवाब मैं दे दूंगा प्रबंधन को। अब ध्यान दे देखो, अब 1947 के बाद हम क्या हो गए, भारतीयों के हाथ में सरकार आ गई, तो यहां पर जरूरी हो गया कि संस्थाओं का निर्माण हो। किसका निर्माण हो, संस्थाओं का निर्माण हो, ताकि वो शिक्षा देने की व्यवस्था कर सकें। निःशुल्क शिक्षा का जनक किसी को नहीं कहेंगे। अब देखो 1947 के अंदर आजाद हो गए। अब आजाद होने के बाद में ये रखा गया कि हमें शिक्षा का क्या करना है, ढांचा सुधारना है, और शिक्षा का ढांचा सुधारने के लिए 1948 और 49 में, ठीक है, 1948-49 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में राधा कृष्णन आयोग का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के पास में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के पास में, स्कूल एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन दोनों थी। स्कूल एजुकेशन और, अब ध्यान रखें आपको मॉनिटर किया जा रहा है वहां पे, और यहां से कैमरा जूम होता है और एक एक एक्टिविटी को भी नोट करता है वो, बाकी आपकी मर्जी है। तरीके सारे हैं मेरे पास, आप देख लो, तरलता के साथ चलना है, समन्वय के साथ आगे बढ़ना है, या फिर मैं मेरे हिसाब से चलाऊं वैसे चलना, वो तुम्हारे पर निर्भर है। तो क्या, स्कूल एजुकेशन और साथ साथ में क्या, कॉलेज एजुकेशन।
राधाकृष्ण आयोग को इस बात का पता लग गया कि केवल एक आयोग के भरोसे, केवल एक आयोग के भरोसे पूरी शिक्षा के ढांचे को नहीं सुधारा जा सकता। तो इसने कहा कि साहब मुझे तो क्या दे दो, कॉलेज एजुकेशन दे दो, और स्कूल एजुकेशन को क्या कर दो, अलग कर दो। तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1952-53 में, किसमें, 1952-53 में डॉक्टर लक्ष्मण दास मुदालियर, लक्ष्मण दास मुदालियर की सिफारिश, मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। क्योंकि इसके अंदर स्कूल एजुकेशन थी और इस स्कूल एजुकेशन में शामिल होने के कारण इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। समझाने के दौरान थोड़ा सीरियस रहा करो, कौन सा सवाल कहाँ से टिक जाएगा और एग्जाम में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका आइडिया नहीं है शायद आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे आप छोटे भाई बहन की तरह हो, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ है कि वो एक सवाल भी आपका गलत न हो जिसके लिए आप यहाँ आए हो। ओके, मैं कोई नौसिखिया तो हूँ नहीं या पहली बार क्लास में नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे से ज़्यादा, तुम्हारे से कम उम्र के, तुम्हारे से बहुत अधिक उम्र तक के बच्चों को रोज़ पढ़ाता हूँ और हर तरह की मेंटेलिटी के बच्चों से गुजरता हूँ। और उत्कर्ष का सबसे पुराना, तो आपके सामने जितने भी टीचर पढ़े उसके सबसे पुराना टीचर हूँ मैं। तो इस चीज़ को आप मेंटेन करो कि मुझे उत्कर्ष की नस नस से का पता है और मुझे बच्चों की नस नस का भी पता है। तो ये थोड़ा सा विशेष आगे चलकर दिमाग में बैठाए रखना कि यहाँ पर थोड़ा सा मामला उल्टा ना बैठ जाए। हाँ, पढ़ने का मतलब पढ़ना, हंसी मजाक की जगह मैं खुद कर लेता हूँ जब मुझे महसूस होता है कि हाँ भाई थोड़ा समय हो गया और बच्चे को अब थोड़ा सा फील फैक्टर होना चाहिए, तो वो खुद ही करता हूँ। मुझे पता है, मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ, मुझे पता है ना इस बात का कि होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ कब, वो सही समय पर सही लगती है। ऐसे हा हू करने से, ऐसे करने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक और बताऊँ मैं बात, इससे मुझे कतई कभी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा था कि कभी अपने वाले बैच में? कभी। लास्ट में धीरे धीरे क्या हो गया था, आप ही ठीक हो गए थे। तो इस बात का ध्यान रखना, मेरे इन बातों का कतई 0.1%, मतलब ऊपर से सीधे बाउंस जाते, अपने आता ही नहीं है सर, ठीक है। तो यहां ध्यान रखें। तो ये क्या बना दिया बेटा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मुदालियर शिक्षा आयोग। पूरा नाम क्या है, डॉक्टर लक्ष्मण दास मुदालियर, ठीक है। ये हाई कोर्ट के जज थे, उसको बाद में इनको आयोग का सदस्य बनाया गया, ठीक है। अब ध्यान से सुने, 1948 में बना कौन, राधाकृष्णन आयोग। इसकी सिफारिश पर क्या बन गया, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, क्योंकि कॉलेज शिक्षा आ गई ना, इसकी सिफारिश पर 1956 में यूजीसी यूनिवर्सिटी, स्क्रीन डाल दो एक बार ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटीज का निर्माण करना था तो उनको देना पड़ेगा अनुदान, उनको मान्यता देने का काम कि कितना फंड जारी करना है, इसके लिए कॉलेज शिक्षा में यूजीसी आयोग का निर्माण किया गया। यहां तक ठीक है। किसकी सिफारिश पर किया जाएगा, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। और इधर इसकी सिफारिश पर क्या बन गया भाई साहब, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग। यहां तक ठीक है, ओके। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या निकलेगा बेटा, मुदालियर आयोग, और ये स्कूल एजुकेशन को समर्पित आयोग है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर 1957 में, 1957 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, कौन सा दोस्तों,
माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 का निर्माण हुआ। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 का निर्माण हुआ। ठीक है। अब जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 है, यही मूल अधिनियम है जिसके आधार पर हमारी पूरी भारत की शिक्षा को क्या 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 संचालित किया जा रहा है। अब भी जो अधिनियम काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। तो 1957 में अधिनियम बन गया हमारे भारत के लिए कि हमें इस अधिनियम के अनुसार शिक्षा की क्या करना है, व्यवस्था करनी है। एक बात, ठीक है। अब इस अधिनियम को हम लागू कर देंगे भारत में 1957 में। तो इस अधिनियम की सिफारिश पर देखो, एक तो प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया गया। प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद, एजुकेशन काउंसिल बनाई गई। प्रत्येक राज्य में निदेशालय बनाए गए। क्या बनाए गए बेटा? डायरेक्टरेट बनाए गए। क्लियर है? ठीक है ना? किसके आधार पर? माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के आधार। प्रारंभ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब 1957 में बना तो इसको कहां स्थापित किया गया था? जयपुर में। उसके बाद में 1958 में एक पी सत्यनारायण राव समिति बनती है। उस पी सत्यनारायण राव समिति ने एजुकेशन में एक काम किया था, बाकी तो उन्होंने हाई कोर्ट को भी शिफ्ट किया था, जोधपुर राजस्व मंडल के में थे, वन नीति को भी बनाया था, तो अलग अलग चीजें थे। हमें दो ही चीज देखनी है। एक क्या देखना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 1961 में, कब? 1961 में कहां स्थानांतरित कर दिया? अजमेर। ठीक है। और दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जयपुर था, उसको उठाकर कहां रख दिया? बीकानेर। ये पी सत्यनारायण राव समिति थे। बाकी हाई कोर्ट को भेजा, ये भेजा, ये अपना एजुकेशन का पार्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो यहां पर पी सत्यनारायण राव समिति ने क्या कर दिया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर शिफ्ट किया और निदेशालय को कहां शिफ्ट किया? बीकानेर। कारण था, इस समय राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका है, अभी तक हो गया। और जैसे ही, कब हुआ राजस्थान का एकीकरण? कितना? 1 नवंबर 1956 को। और हम बात किसकी कर रहे हैं? 57 की। ठीक है ना? अब राजा नाराज हो गए कि भाई तुमने एकीकरण तो कर दिया, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें तो कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब कुछ कहां लेके बैठ गए? जयपुर में। तो संतुलन नहीं था। तो तुष्टीकरण को लाने के लिए क्या कर दिया गया? यहां पर बोर्ड को अजमेर भेज दिया, निदेशालय को कहां भेज दिया? बीकानेर, उदयपुर राजस्व मंडल वगैरह भेज दिया, है ना? ऐसे कर करा के जोधपुर को संतुष्ट करने के लिए क्या भेज दिया? हाई कोर्ट भेज दिया। तो ऐसे बैलेंस बनाया गया पूरे राजस्थान में। आई बात समझे? ठीक है। तो यहां से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बन गया। ओके। उसके बाद 1961 में शिफ्टिंग हो गई किसकी? जयपुर बोर्ड की अजमेर। 1 जनवरी 1961 को, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 तो पूरे देश में लागू है, वो राजस्थान में लागू है और देश में भी लागू है, तो राजस्थान में उसका नाम हो जाएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 1957। इस अधिनियम की सिफारिश पर पूरे देश में 1 जनवरी 1961 को NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, क्या दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं क्या दोस्तों? प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली का क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में शोध कार्य करेगा और शोध कार्य के साथ साथ ये क्या करेगा?
उस पूरे देश में जो मॉड्यूल बनाएगा शोध करते हुए, उस मॉड्यूल की ट्रेनिंग देने का काम करेगा पूरे देश में। अब एनसीईआरटी को पता लग गया कि भाई मैं अकेला देश से सेंट्रलाइज मॉड्यूल के तहत, केंद्रीकृत प्रारूप के तहत पूरे भारत की एजुकेशन सिस्टम को नहीं संभाल सकता, इसलिए मुझे बांटा जाए। क्या किया जाए? बांटा जाए। तो 1963 में, किसमें दोस्तों? 1963 में एनसीईआरटी को 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया और 1995 में 5वां क्षेत्रीय कार्यालय शिलोंग बनाया गया, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की स्थापना ही बहुत लेट हुई है। ठीक है, तो यहां पर 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए। इसका मतलब हमने अलग अलग क्षेत्रों में एनसीईआरटी को क्या कर दिया? बांट दिया। लास्ट में ग्रीन टी शर्ट चेक लाइन ध्यान रखो बेटा। उन्नीस में एनसीईआरटी को 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा, क्लियर। और 1995 में 5वां कार्यालय कौन सा गया? शिलोंग। अब देखो क्या है, सबसे पहले था अजमेर, उसके बाद में था मैसूर, फिर था भोपाल, फिर था भुवनेश्वर, और लास्ट में क्या है बेटा? शिलोंग। इस शब्द को अगर देखोगे आप तो यहां पर AMBBS लिख दो, याद रह जाएगा। AMBBS। ए का मतलब क्या है दोस्तों? अजमेर। क्या है? अजमेर। M का मतलब क्या है? मैसूर। B का मतलब है भोपाल। B का मतलब है भुवनेश्वर। क्या हो गया दोस्तों? और 1995 में ये हो गया शिलोंग। ये क्या हो गया? शिलोंग। ओके, ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसके? एनसीईआरटी के, जिन्हें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, REI कहा जाता है। यहां तक ठीक है। अब देखो, अजमेर पूरे भारत में उत्तर पश्चिमी भारत का, किसका दोस्तों? उत्तर पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत के उत्तर पश्चिम में ही है स्थिति है, ठीक है। मैसूर की बात करें तो मैसूर दक्षिण में है, दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर भोपाल की आप बात करते हो तो ये किसकी बात करेगा दोस्तों? मध्य भारत की। भुवनेश्वर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी। और शिलोंग क्या है दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए एनसीईआरटी का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करेगा। काम वही होगा, शिक्षा में क्या करना? अनुसंधान करना, और साथ साथ में उस अनुसंधान को अलग अलग पदानुक्रम में क्या करना? प्रशिक्षित करना, ताकि बच्चे को उस प्रशिक्षण का क्या मिले? लाभ मिले। ठीक है, इसमें प्रशिक्षण शिक्षक को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? शिक्षक को दिया जाएगा। फिर बच्चे को प्रशिक्षण शिक्षक को देगा, फिर शिक्षक उसका लाभ किसको देगा? बच्चे को देगा। तो यहाँ पर 1 जनवरी 1961 को एनसीईआरटी का निर्माण हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो 4 का निर्माण पहले हो गया था और 5वें का निर्माण बाद में हुआ। क्या है? पहला क्या है? A फॉर अजमेर, M फॉर मैसूर, B फॉर भोपाल, B फॉर भुवनेश्वर, S फॉर शिलोंग। ये शब्द याद रखें। कौन सा? MBBS, और उसके आगे लगा दो A। अब इस क्रम में याद रखोगे तो तुरंत याद हो जाएंगे, कहीं मिस नहीं करोगे। ठीक है, इतनी सामान्य ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए कि कहाँ कौन सा जगह सिचुएटेड है, तो ये आपकी लोकेशन बता देगा। ठीक है, तो ये हो गया अजमेर उत्तर पश्चिमी भारत, मैसूर दक्षिणी भारत, भोपाल मध्य भारत, भुवनेश्वर दक्षिणी पूर्वी भारत, शिलोंग पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज ध्यान रखें, नई दिल्ली में एनसीईआरटी है, लेकिन नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है कौन? अजमेर, क्योंकि पूर्वोत्तर जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं उनकी संख्या है 8, और उस 8 संख्या में दिल्ली भी शामिल है। आई बात समझे? ये ध्यान रखना कि अगर ये पूछा जाए ना कि नई दिल्ली में एनसीईआरटी है लेकिन
एनसीईआरटी की कौन सी क्षेत्रीय इकाई के अंतर्गत नई दिल्ली को शामिल किया जाता है? तो ये मत लिख देना कि एनसीईआरटी तो खुद ही नई दिल्ली में है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि वही है ना, नई दिल्ली में नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अजमेर करेगा। क्लियर है? इसको लिखें अब। लिखें 1948-49 1948-49 में 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का निर्माण हुआ। राधाकृष्णन आयोग का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आयोग का निर्माण हुआ। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग का निर्माण हुआ। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। यह आजाद भारत का, यह कौन से भारत का? आजाद भारत का प्रथम आयोग है। समझ आएगी बात? तो आजादी के बाद जो आयोग बना वो क्या है? राधाकृष्णन आयोग था, पहला आयोग यही है। उसके बाद लिखें 1952-53 में एक सवाल है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और निदेशालय में क्या अंतर है? बेटा, बोर्ड परीक्षाएं करता है, निदेशालय शैक्षिक नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करता है। और बाकी चर्चा करेंगे जब बोर्ड पढ़ाएंगे तब, कि कितने विभाग होते हैं, कैसे क्या काम करता है ना, कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, वो सारी चीज़ें बाद में। ठीक है ना भाई? बोर्ड का मतलब क्या होगा? परीक्षाओं का निर्माण करना, परीक्षाएं संचालित करेगा। और निदेशालय उससे जितनी भी शिक्षा की नीतियां हैं उनको क्या करवाता है? पूरे राजस्थान में लागू करवाता है। आगे लिखें 1952-53 में 1952-53 में डॉक्टर लक्ष्मण दास मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण दास मुदालियर, लक्ष्मण दास मुदालियर, मुदालियर, लक्ष्मण दास मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का निर्माण हुआ, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है?
अब देखो, यूजीसी का निर्माण किसकी सिफारिश पर? राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर। और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का निर्माण किसकी सिफारिश पर? मुदालिर शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो लिखें 1956 में राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1956 में राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर देखो बेटा, एनसीईआरटी कभी भी अपने लेवल पर प्रशिक्षण नहीं देता है। एनसीईआरटी बनाता है मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल भेजता है कहाँ पर? स्टेट इकाइयों को। कहाँ पर? एसआईआरटी। स्टेट इकाई वहाँ पर तैयार करता है एसआरजी। क्या करता है? एसआरजी। ठीक है, फिर एसआरजी को तैयार किया जाता है आरपी के रूप में, और फिर बनते हैं मास्टर ट्रेनर। क्या बनते हैं? मास्टर ट्रेनर। तो ध्यान दें, मॉड्यूल कहाँ से आया? एनसीईआरटी से। रिसर्च हो गया शिक्षा में। ठीक है, वहाँ से एक इंस्टीट्यूट होता है जिसका नाम होता है न्यूपा। क्या नाम है? नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन करने हेतु और योजना बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है न्यूपा। इसका दूसरा नाम है नीपा, NIEPA, नीपा। ठीक है, एनसीईआरटी सबसे ऊपर स्तर पर सीनियर रिसोर्स पर्सन का निर्माण करता है, एसआरजी का। वो एसआरजी अब कहाँ आएंगे? प्रत्येक राज्य में जाएंगे। ठीक है, वहां जाकर एसआईआरटी में, जैसे स्कूल शिक्षा से सीनियर प्रिंसिपल है, अच्छे टीचर्स हैं जिनकी वाचन शैली, वाक कला क्या हो, अच्छी हो, उनको बुलाया जाएगा एसआईआरटी में। अब जो दिल्ली से प्रशिक्षण लेके आए वो किसको प्रशिक्षित करेगा? एसआईआरटी में प्रशिक्षण देगा। एसआईआरटी में कौन गए हैं? राजस्थान सरकार के शिक्षक गए हैं। वो राजस्थान सरकार के शिक्षक अब कहां प्रशिक्षण लेंगे? एसआईआरटी में। अब फिर आएंगे वो डाइट में। जो एसआईआरटी में प्रशिक्षण लेके आए वो कहां आएंगे? डाइट में। अब डाइट में प्रत्येक ब्लॉक से टीचर्स को बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? प्रत्येक ब्लॉक से टीचर को बुलाया जाएगा। और अब उनको प्रशिक्षण कौन देंगे? जो एसआईआरटी से प्रशिक्षण लेके आए हैं वो किसको प्रशिक्षण देंगे? जो ब्लॉक से शिक्षक बुलाए गए हैं उनको डाइट में प्रशिक्षण दे दिया। और फिर फाइनली आता है ब्लॉक लेवल पर प्रशिक्षण। तो ब्लॉक लेवल में प्रशिक्षण जो एमटी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कहाँ लेके आया है? डाइट से। वो ब्लॉक लेवल पर क्या होगा? प्रशिक्षण देगा। किन को? अब स्कूलों से जाएंगे टीचर। उसमें L1 का टीचर भी होगा, L2 का टीचर भी होगा। अब इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, FLN ट्रेनिंग होती है, नवनियुक्त प्रशिक्षण होता है ना। उसके बाद में आपका लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण होता है। उसके बाद में NAC का प्रशिक्षण होता है। तो लगभग 8 प्रकार के प्रशिक्षण ब्लॉक लेवल पर दिए जाते हैं। और ब्लॉक लेवल प्रशिक्षण देने का जिस ब्लॉक में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पर ब्लॉक का ट्रेनिंग इंचार्ज मैं ही हूँ, दूदू के अंदर। ठीक है, और शिक्षा में कितने प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं उन सारे प्रशिक्षणों को हम देते हैं। आपके जितने भी शिक्षा की ग्रेड फर्स्ट का है, ग्रेड सेकंड का है, प्रिंसिपल का है ना, HM का, PO का, या सारे प्रकार के प्रशिक्षण क्या होते हैं? ब्लॉक पर आ जाते हैं। मूलतः प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ब्लॉक लेवल पर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स कॉम्प्लेक्स, BRC कार्यालय के अंदर। ठीक है, उसका इंचार्ज होता है RP फर्स्ट। कौन पूछ रहा है? किसने पूछा ये सवाल? मैं ये बता रहा हूं, एक सवाल आया था कि क्या NCERT शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है क्या?
उसके संदर्भ में मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशिक्षण की व्यवस्था बताई है कि कहां पर क्या क्या प्रशिक्षण होता है। क्या चीज इसमें एनसीईआरटी पूरे देश के शिक्षकों को इकट्ठा करता है, न्यूपा के माध्यम से क्या देता है, प्रशिक्षण देता है। नंबर 2, एनसीईआरटी अब उन तैयार शिक्षकों को कहां भेजता है, एसआईआरटी में। एसआईआरटी में तैयार शिक्षकों को कहां भेजा जाएगा, डाइट में। डाइट से तैयार शिक्षकों को कहां भेजा जाएगा, ब्लॉक लेवल पर। और ब्लॉक लेवल में जो मूल शिक्षक हैं उनको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां पर जब आप टीचर बन के जाओगे तो सबसे पहला प्रशिक्षण होता है इंडक्शन ट्रेनिंग का, नवनियुक्त प्रशिक्षण। ठीक है, आपको सारे दस्तावेजों को समझाया जाएगा, कितने प्रकार के रिकॉर्ड्स होते हैं, कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, सर्विस बुक कैसे बनाई जाती है, कैश बुक कैसे मेंटेन की जाती है, ये सारे प्रशिक्षण दिया जाता है ब्लॉक लेवल पर। किसको? वो प्रशिक्षण नहीं देता है, वो क्षेत्रीय कार्यालयों के मॉड्यूल को हिस्सा होता है। अब दिल्ली कर्नाटका के मॉड्यूल को नहीं बनाएगा, कर्नाटका के मॉड्यूल को एनसीईआरटी अपना प्रतिनिधित्व कहां कर रहा है, मैसूर में कर रहा है। तो मैसूर के कारण है, मैसूर की भाषा क्या है, अलग है। तो जो अजमेर ने मॉड्यूल बनाया है हिंदी भाषा को लेकर, क्या उसको आप वहां लागू कर दोगे, क्या नहीं। इसके लिए कौन सा मॉड्यूल काम करेगा, जो कहां पर काम कर रहा है, मैसूर में काम कर रहा है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भारत के राज्य हैं, उनके लिए क्या होगा, अलग भाषा में मॉड्यूल बनाए जाएंगे, वहां की शिक्षा के अनुसार मॉड्यूल बनेंगे। जैसा क्षेत्र संस्कृति होगी वैसा ही क्या होगा, मॉड्यूल बनेगा। तो ये तो सवाल पूछा था, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। दूसरा, ये पर्सनल चीजें नहीं पूछनी है। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है क्या नहीं है अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, नाम सुरेंद्र सिंह सांगवान है। ठीक है, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील से रहने वाला हूँ। क्लियर है, जाट फैमिली में पैदा हुआ हूँ। ओके, और 3 सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री हूँ, एमएससी बॉटनी, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी बॉटनी, एमएससी ज्योग्राफी और एमएससी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से नेट क्वालिफाइड हूँ। और राजस्थान सरकार में एज ए स्कूल इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, जो नज़दीकी दूदू है, वहाँ कार्यरत हूँ। आई बात समझ में? इसके अलावा क्या है क्या नहीं है वो आपको सवाल नहीं पूछना है। आज बता दिया है, आगे कभी कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है, आगे लिखो। लिखें, 1956 में डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, क्या किया गया बेटा, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सिफारिश पर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्लियर, की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। अनुदान आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद लिखें, फिर लिखें 1957 में उन्नीस सौ सत्तावन में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की सिफारिश पर
माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 अरे सही बोला मैंने, 1957 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर एक सेकंड रुको 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 मुझे देखो। अच्छा, ये पहले लिखा ना माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, यहां पर कट करके आयोग लिखो। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, अब लिखें माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, अब अधिनियम आ जाएगा। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 का गठन हुआ। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 का क्या हुआ? गठन हुआ। क्या हुआ? गठन हुआ। क्लियर? उसके बाद लिखें, लिख लिया? उसके बाद लिखें माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, एक सेकंड में ऑनलाइन वालों को सुलटा देता हूँ। एनसीईआरटी का श्लोक, अरे एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्लास रुक गई है, ये तो चालू हो गई। डाइट क्या होती है बेटा? डाइट में तो लगभग तुम पढ़े होंगे, है ना? और नहीं, अरे कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तो आगे चलकर पढ़ाएंगे, वो अलग हिस्सा है। ठीक है, देखो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की सिफारिश पर 57 की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉमा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय व माध्यमिक शिक्षा परिषद व माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद लिखें, अरे ये मैं डिसाइड करूंगा कल क्या करवाऊंगा। हाँ लिखो 1961 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से क्या किया गया? अजमेर स्थानांतरित किया गया। अजमेर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, ये कल करवा देंगे बेटा। देखो एक थोड़ा, एक सेकंड सुन लो, एक है ना, हल्का सा मैनेज करना बेटा जरूरी, थोड़ा सा ना, ये मैनेज करो थोड़ा सा।